एक ऐसी सरकारी व्यवस्था की कल्पना करना बड़ा दिलचस्प लगता है जहां रिश्वत मांगने के लिए कोई इंसान ही ना हो। बिल्कुल। या फिर एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जहां बिना इंटरनेट के भी पल भर में पैसे ट्रांसफर हो जाएं। आज जिन स्रोतों का हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वे देखने में तो एडवांस्ड RSCIT एग्जाम प्रिपरेशन गाइड 2026 के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं। जी हाँ। लेकिन ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा मिशन सिर्फ किसी परीक्षा को पास करने के टिप्स देना नहीं है। हम असल में ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे डिजिटल साक्षरता आज के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गई है। बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत सिर्फ कंप्यूटर के उबाऊ सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि एक आम नागरिक कैसे सरकार, तकनीक और अपने अधिकारों से जुड़ता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर इन 50 सवालों की परतें हटाकर गहराई से देखा जाए ना, तो एक पूरी कहानी नजर आती है। अच्छा, कैसी कहानी? ये कहानी है कि कैसे सरकारी तंत्र और तकनीकी दुनिया एक आम नागरिक के जीवन को आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये चर्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज कैसे बदल रहा है इस बारे में है। जानकारी को अक्सर एक बाधा की तरह देखा जाता है जिसे पार करना है, लेकिन असल में ये सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। क्या बात है। तो इस डिजिटल सफर की शुरुआत सरकारी ई-गवर्नेंस से ही करते हैं। क्या तकनीक वाकई में कागजी कार्रवाई और लंबी लाइनों को खत्म कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। हाँ। क्योंकि अगर हम इन स्रोतों को खंगालें तो सबसे पहले सामने आता है SSO यानी सिंगल साइन ऑन। इसमें बताया गया है कि इसे जन आधार, आधार या यहाँ तक कि गूगल और फेसबुक के जरिए भी बनाया जा सकता है। सही बात है। इसमें एक सेशन टोकन नाम की तकनीक का भी जिक्र है। मैं सोच रही थी कि ये पर्दे के पीछे आखिर काम कैसे पड़ता है। देखिए, ये सेशन टोकन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच यूजर ऑथेंटिकेशन को मैनेज करना है। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति किसी बड़े इवेंट में गया हो और उसे एक VIP रिस्ट बैंड मिल गया हो। अच्छा, वो हाथ में पहनने वाला बैंड। बिल्कुल। अब उस व्यक्ति को इवेंट के हर अलग अलग कमरे या स्टॉल में जाने के लिए बार बार अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ेगी। ओह, समझ गई। वो रिस्ट बैंड यानी वो डिजिटल सेशन टोकन सिस्टम को बता देता है कि ये व्यक्ति वैध है। हर बार पासवर्ड टाइप करने की जरूरत खत्म हो जाती है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। बार बार लॉगिन करने का झंझट ही खत्म। और ये सुरक्षा के नजरिए से भी बेहतर है, क्योंकि पासवर्ड बार बार नेटवर्क पर भेजा नहीं जाता। अरे वाह! और इसी सुविधा को एक कदम और आगे ले जाता है जन आधार योजना। इसे एक तरह से डिजिटल मास्टर की यानी हर ताले की चाबी कहा जा सकता है। एकदम सटीक तुलना है ये। ये उस चाबी की तरह है जो एक ही बार में अस्पताल, राशन की दुकान और छात्रवृत्ति तीनों के दरवाजे खोल देती है। अब दस्तावेजों का भारी भरकम बंडल लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा। लेकिन मुझे यहाँ जो सबसे क्रांतिकारी बात लगी वो ये है कि इस योजना में परिवार की मुखिया घर की सबसे बड़ी महिला को माना जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिल्कुल। महिलाओं को तकनीकी रूप से साक्षर बनाकर और उन्हें परिवार का मुखिया बनाकर ये सिर्फ एक IT प्रोजेक्ट नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? ये एक सामाजिक बदलाव का बहुत बड़ा टूल बन जाता है। सदियों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक ढांचे को एक डिजिटल योजना के जरिए चुनौती दी जा रही है। क्या बात है। और इसका सबसे बड़ा तकनीकी फायदा यह है कि इसने भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बहुत कम कर दिया है। मतलब लोगों को अब खुद दफ्तर नहीं जाना पड़ता? जी हाँ। सरकार के पास डेटा पहले से है, इसलिए बार बार कागजों की फोटोकॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। स्रोत बताते हैं कि ई-मित्र प्लस एक मानव रहित सेल्फ सर्विस कियोस्क मशीन है। मतलब वहां मदद के लिए कोई इंसान नहीं होगा, बस एक स्क्रीन होगी। जी बिल्कुल। तो क्या ये उन ग्रामीण लोगों के लिए डरावना या बहुत जटिल नहीं होगा जो तकनीक से बहुत परिचित नहीं है? एक मशीन के सामने खड़े होकर अपने सरकारी काम करवाना शुरुआती दौर में बहुत अजीब और मुश्किल लग सकता है। ये बहुत ही वाजिब चिंता है। शुरुआत में किसी भी नई तकनीक के साथ एक स्वाभाविक झिझक तो होती ही है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो भौतिक सत्यापन और मानवीय दखल को कम करने का सीधा असर भ्रष्टाचार में भारी कमी के रूप में दिखता है। अच्छा, वो कैसे? जब एक इंसान फाइल पास करने के लिए बीच में नहीं होता ना,
तो रिश्वत या देरी की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है। मशीन किसी से भेदभाव नहीं करती। बात तो सही है। सरकार, प्रशासन और नागरिक के बीच की दूरी को बिल्कुल मिटा रही है और इसी पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए जन सूचना पोर्टल भी बनाया गया है, जहां हर सरकारी काम का हिसाब देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और अगर किसी को कोई समस्या आती भी है तो राजस्थान संपर्क पोर्टल है जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। मतलब मशीन से काम करें और अगर कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन ही शिकायत कर दे। बीच का बिचौलिया पूरी तरह से गायब। एकदम सही पकड़ा आपने। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो नागरिक को केंद्र में रखता है। जैसे राशन वितरण के लिए EPDS है, जिसमें FPS का मतलब फेयर प्राइस शॉप यानी उचित मूल्य की दुकान होता है। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज देती है। इतना ही नहीं, ये इकोसिस्टम दस्तावेजों के प्रबंधन को भी पूरी तरह बदल रहा है। वो कैसे? राज वी वॉल्ड एक ऐसा डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक है जहां मार्कशीट और सर्टिफिकेट सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अरे वाह! और कागजों पर पेन से साइन करने की जो पुरानी प्रथा थी, उसकी जगह अब राज ई-साइन से कानूनी रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ये तो सच में बहुत आधुनिक है। शिक्षा के लिए राज ई ज्ञान पर डिजिटल पाठ्य सामग्री मौजूद है और अगर किसी को अपना व्यापार बढ़ाना है तो G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो व्यापारिक अनुमतियों को पारदर्शी बनाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे सरकार डेटा को सुरक्षित रूप से नागरिकों तक पहुंचाती है और कागजी कार्रवाई को खत्म कर रही है। बिल्कुल। अब जब सब कुछ इतना डिजिटल हो रहा है, दस्तावेज, पहचान, सरकारी सेवाएं, तो जाहिर है लेन देन भी ऑनलाइन ही होगा। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्रोतों में डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स की बात की गई है, जैसे Amazon और Flipkart, जो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर काम करते हैं। यहाँ पैसा हवा में तैर रहा है। और इन पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा के कई अदृश्य स्तर काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब बैंक कार्ड से पेमेंट किया जाता है तो कार्ड के पीछे 3 अंकों का एक सुरक्षित कोड होता है, जिसे CVV यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। वो जो काले अक्षरों में लिखा होता है। जी, इसके बिना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो सकता, भले ही किसी को आपके कार्ड का नंबर पता हो। अच्छा। और अगर मोबाइल से पेमेंट किया जा रहा है तो NPCI द्वारा विकसित भीम ऐप में UPI पिन डालना अनिवार्य होता है। ये पिन यूजर के दिमाग में होता है, फोन में सेव नहीं होता। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत फैक्ट है जो मुझे बहुत पसंद आया। कौन सा? अक्सर माना जाता है कि डिजिटल पेमेंट के लिए महंगे स्मार्टफोन और तेज इंटरनेट की बहुत जरूरत होती है। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या वो एक साधारण कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करता है, तब भी वो बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकता है। अरे, बिना इंटरनेट के कैसे? बस अपने साधारण मोबाइल से *99# USSD कोड डायल करना होता है। ये कोड बिना इंटरनेट के ही फोन को एक मिनी बैंक शाखा में बदल देता है। क्या बात है ना कमाल? ये वित्तीय समावेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां तकनीक सच में किसी को पीछे नहीं छोड़ती। ये तकनीक की असली ताकत है जो समाज के अंतिम छोर तक पहुंचती है। लेकिन जहां सुविधा है वहां खतरे भी हैं। साइबर खतरों की बात कर रहे हैं आप? जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाएं, क्योंकि साइबर खतरे अब केवल पुराने वायरस तक सीमित नहीं हैं, वे बहुत उन्नत और क्रूर हो गए हैं। जैसे रैंसमवेयर? बिल्कुल, ये एक ऐसा साइबर हमला है जो कंप्यूटर के पूरे डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। मतलब डेटा को लॉक कर देता है? हाँ, इससे ऐसे समझा जा सकता है कि कोई आपके ही घर में घुसे, सारे कमरों पर नए ताले लगा दे, चाबी अपने पास रख ले और फिर चाबी देने के बदले आपसे फिरौती की मांग करे। बाप रे, ये तो डिजिटल अपहरण जैसा हुआ। एकदम सही कहा आपने। और एक ट्रोजन हॉर्स भी होता है। मुझे ये नाम बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, इसका नाम एक पुरानी कहानी से आता है। वही प्राचीन ग्रीक कहानी ना, जहाँ ट्रॉय शहर को जीतने के लिए एक विशाल लकड़ी का घोड़ा उपहार के रूप में भेजा गया था। बिल्कुल वही। शहर वालों ने सोचा ये एक शानदार तोहफा है, लेकिन रात के अंधेरे में उसके अंदर छिपे दुश्मन सैनिकों ने बाहर निकलकर तबाही मचा दी। और कंप्यूटर की दुनिया में भी ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल यही करता है। अच्छा। ये एक मैलवेयर है जो एक बहुत ही उपयोगी और सुरक्षित सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है, जैसे कोई फ्री गेम या PDF रीडर। लेकिन जैसे ही उसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सिस्टम के दरवाजे हैकर्स के लिए खोल देता है। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत ज्यादा। आधुनिक साइबर अपराधी अब सिस्टम की तकनीकी खामियों को हैक करने से ज्यादा
इंसानी मनोवैज्ञानिक कमियों का फायदा उठाते हैं। वे कोड हैक नहीं करते, वे इंसानों को हैक करते हैं। ओ, इंसानों को हैक करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिशिंग है। इसमें धोखाधड़ी करके बिल्कुल असली दिखने वाले नकली ईमेल या मैसेज भेजकर यूजर की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड या ओटीपी चुराए जाते हैं। अच्छा, मतलब वो डराते हैं। हाँ, इसमें डर या लालच का इस्तेमाल होता है, जैसे आपका बैंक खाता बंद हो रहा है, तुरंत यहाँ क्लिक करें। ओहो। इसीलिए विंडोज 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज डिफेंडर नाम का एक इनबिल्ट एंटीवायरस प्रोग्राम दिया जाता है, ताकि एक बुनियादी सुरक्षा दीवान हमेशा सतर्क रहे। तो इन साइबर हमलों को रोकने और इस पूरी ऑनलाइन दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पर्दे के पीछे जाना होगा। बिल्कुल जाना चाहिए। ये समझना होगा कि इंटरनेट और हमारा कंप्यूटर बुनियादी स्तर पर आपस में बातचीत कैसे करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इंटरनेट पर डेटा हवा में ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं उड़ता। सही कहा। इस विशाल नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर के कुछ बेहद सख्त नियम होते हैं। और उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं? उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। बिना प्रोटोकॉल के इंटरनेट पर केवल अराजकता होगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज होती है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, ये क्या होता है? ये 48 बिट्स का एक विशिष्ट हार्डवेयर पता होता है, जो हर डिवाइस में परमानेंट होता है। इन दोनों को एक अदृश्य पोस्टल सर्विस की तरह समझा जा सकता है। जैसे डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है? एकदम उसी तरह। जैसे हर घर का एक अनूठा पता होता है और डाकिया नियमों का पालन करते हुए सही घर पर चिट्ठी पहुंचाता है, वैसे ही प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करते हैं कि 48 बिट का मैक एड्रेस डेटा के पैकेट्स को इंटरनेट के महासागर में भटकने ना दे और उसे बिल्कुल सही कंप्यूटर तक ही पहुंचाए। जी हाँ। और ये नेटवर्किंग अलग अलग स्तर पर होती है। जब किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी एक बिल्डिंग या ऑफिस के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल। और आजकल वायरलेस तरीके से जुड़ने के लिए मोबाइल हॉटस्पॉट वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो रेडियो तरंगों के जरिए काम करता है। इंटरनेट ब्राउजिंग की दुनिया भी अपने आप में बहुत व्यवस्थित रूप से बांटी गई है। वो कैसे? जब कोई वेबसाइट खोली जाती है तो उसके URL में जो .com लगा होता है वो टॉप लेवल डोमेन को दर्शाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक कमर्शियल साइट है। अच्छा। इसी तरह शैक्षणिक संस्थानों के लिए .edu और सरकारी साइटों के लिए .gov होता है। ये डोमेन नामकरण व्यवस्था इंटरनेट को व्यवस्थित रखती है। ब्राउजिंग के बाद से मुझे स्रोतों का एक बड़ा ही मजेदार और हैरान करने वाला फैक्ट याद आया। अच्छा, क्या है वो? अक्सर लोग सर्च इंजन और सूचना के स्रोत के बीच भारी कंफ्यूजन में रहते हैं। कई बार लोग विकिपीडिया को भी गूगल या बिंग की तरह एक सर्च इंजन मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि विकिपीडिया सर्च इंजन नहीं बल्कि एक ऑनलाइन विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया है। गूगल सिर्फ रास्ते दिखाता है, जबकि विकिपीडिया खुद एक मंजिल है जहां जानकारी जमा होती है। ये एक बहुत ही आम लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। एक जागरूक डिजिटल नागरिक को पता होना चाहिए कि वो जानकारी कहाँ खोज रहा है और वो जानकारी वास्तव में आ कहाँ से रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सॉफ्टवेयर से हटकर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम होती है, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब? इसका मतलब है कि ये केवल वर्तमान में चल रहे काम को याद रखती है। जैसे ही पावर बंद होती है, इसका सारा डेटा हवा में उड़ जाता है। ओह, इसीलिए काम को हार्ड ड्राइव में सेव करना जरूरी होता है। जी हाँ, और काम करते समय मल्टीटास्किंग को आसान बनाने के लिए विंडोज 10 में एक टास्क व्यू बटन होता है। उससे क्या होता है? उससे स्क्रीन पर एक साथ चल रहे सभी खुले हुए प्रोग्राम और वर्चुअल डेस्कटॉप को एक ही नजर में देखा जा सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी सारी तकनीक, इतने सारे नियम, इंटरनेट, सुरक्षा, दिन के अंत में ये सब किस लिए है? आप ही बताइए। इसका सीधा सा जवाब है इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना और हमारा समय बचाना। बिल्कुल। नेटवर्किंग और डेटा के इस मजबूत ढांचे को समझने के बाद अब उस सॉफ्टवेयर सूट की बात करते हैं जो दुनिया भर में रोजमर्रा के कार्यालय का काम, डेटा प्रोसेसिंग और संचार को चलाता है। MS ऑफिस। MS ऑफिस के बिना किसी भी आधुनिक ऑफिस की कल्पना करना संभव है। एकदम सच है। MS वर्ड को ही ले लीजिए। पहले टाइपराइटर पर एक गलती होने पर पूरा पेज दोबारा टाइप करना पड़ता था। वर्ड ने इसे बदल दिया। हाँ, इसमें दस्तावेजों को प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत से फीचर हैं। जैसे गटर मार्जिन को ही ले लीजिए। ये बहुत दिलचस्प फीचर है। यह कोई खराबी या साधारण किनारा नहीं है, बल्कि बाइंडिंग के लिए पेज के किनारे पर जानबूझकर छोड़ी गई एक विशेष जगह है। सही कहा।
ये फीचर इस बात का प्रतीक है कि डिजिटल दुनिया में बनाई गई चीज अंततः भौतिक दुनिया में कैसे प्रिंट और बाइंड होगी ताकि महत्वपूर्ण शब्द सिलाई में छुप ना जाएं। और जब किसी पैराग्राफ को बाएं और दाएं हाशिए के बीच बिल्कुल समान रूप से संरेखित करना होता है ताकि वो एक किताब की तरह साफ दिखे, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन भी दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट जो सीधा और लंबा होता है और लैंडस्केप जो आड़ा और चौड़ा होता है, और डिफॉल्ट फॉन्ट अक्सर कैलिब्री होता है। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन टूल है थिसॉरस। अरे हाँ, वो तो बहुत काम का है। अगर लिखते समय सही शब्द नहीं मिल रहा है तो ये टूल एक ही क्लिक में शानदार पर्यायवाची शब्द सुझा देता है। और दस्तावेजों को आकर्षक बनाने के लिए ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है ना, जहाँ पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा बना दिया जाता है। जी, जो बिल्कुल पुराने जमाने की क्लासिक किताबों जैसी फील देता है। और बार बार एक ही जैसी फॉर्मेटिंग करने की मेहनत से बचने के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और सी दबाकर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जा सकता है। ये शब्दों को कॉपी नहीं करता है ना? नहीं, ये शब्दों को कॉपी नहीं करता, बल्कि उनके स्टाइल, रंग और फॉन्ट के डिजाइन को कॉपी कर लेता है। MS वर्ड का एक फीचर जो वास्तव में संचार की दुनिया में क्रांति लाया, वो है मेल मर्ज। ओहो, ये तो सबसे ताकतवर टूल है। सोचिए कि किसी कंपनी को 500 लोगों को एक ही पत्र भेजना है। बस हर पत्र में नाम और पता अलग होना चाहिए। एक एक करके नाम बदलने में तो पूरा दिन लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। लेकिन मेल मर्ज के जरिए एक मुख्य पत्र को एड्रेस की एक लिस्ट से जोड़ दिया जाता है और कंप्यूटर पलक झपकते ही 500 अलग-अलग व्यक्तिगत पत्र तैयार कर देता है। यह मास कम्युनिकेशन का सबसे शक्तिशाली टूल है। संचार के लिए वर्ड है, लेकिन जब हजारों पंक्तियों के कच्चे डेटा को संभालने और उसका विश्लेषण करने की बात आती है, तो MS एक्सेल का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, एक्सेल तो नंबरों का जादूगर है। एक्सेल की विशाल वर्कशीट में जहां क्षैतिज पंक्ति यानी रो और ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, उस छोटे से बॉक्स को सेल कहा जाता है। और यही वो जगह है जहां सारा जादू होता है। जी, जैसे अगर किसी विशेष हिस्से को दर्शाना है तो उसे A1:D5 के रूप में लिखा जाता है। ये ग्रिड सिस्टम बिल्कुल किसी शहर के नक्शे के अक्षांश और देशांतर की तरह काम करता है। एक्सेल में डेटा को विजुअलाइज करना भी बहुत आसान है। अगर संख्याओं के अंबार से तुरंत एक चार्ट बनाना हो तो बस डेटा सिलेक्ट करके F11 दबाया जाता है और एक नया चार्ट तैयार हो जाता है। किसी रिपोर्ट में वर्तमान दिनांक और समय एक साथ डालना हो तो बस =now टाइप करना होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प एरर तब आता है जब गलती से किसी संख्या को 0 से भाग दे दिया जाता है। ओ, वो #div/0 वाला एरर। हाँ, तब एक्सेल तुरंत #div/0 एरर दिखा देता है। ये एक तरह से कंप्यूटर का ये बताने का तरीका है कि भाई यहाँ गणितीय तर्क काम करना बंद हो चुका है। हाँ, सही कहा। एक्सेल की असली ताकत इसके उन्नत फॉर्मूलों में है जो डेटा देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। VLOOKUP का ही उदाहरण लें। VLOOKUP कैसे काम करता है? पहले जब हजारों लोगों का रिकॉर्ड होता था तो किसी एक व्यक्ति की जानकारी खोजने में घंटों लग जाते थे। VLOOKUP एक डिजिटल जासूस की तरह काम करता है। अच्छा। ये किसी बहुत बड़ी टेबल में वर्टिकल रूप से खोज करता है और कमांड मिलते ही हजारों पंक्तियों के बीच से सटीक जानकारी सेकंडों में निकाल लाता है। अरे वाह, ये तो बहुत समय बचाता है। इसके साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कच्चे डेटा को विजुअल कहानी में बदल देती है। ये विशिष्ट शर्तों के आधार पर सेल के रंग को अपने आप बदल देती है, जैसे घाटे वाले आंकड़े लाल हो जाएं और मुनाफे वाले हरे। इससे डेटा को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस रंग देखकर तुरंत फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और जब उस विश्लेषण किए गए डेटा को दुनिया या बॉस के सामने प्रस्तुत करना हो तो MS पावरपॉइंट काम आता है। इसमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का उपयोग करके लंबी चौड़ी नीरस बुलेट पॉइंट्स वाली जानकारी को बहुत ही आकर्षक फ्लो चार्ट या डायग्राम में बदला जा सकता है, जिससे दिमाग को समझने में आसानी होती है। जी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो शानदार विजुअल इफेक्ट आता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और अगर बीच की किसी विशिष्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना हो तो बस Shift+F5 दबाया जाता है। इन डिजिटल टूल्स ने सचमुच मानव सभ्यता के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। और लेकिन इन सब में एक फीचर ऐसा है जो भविष्य की एक बहुत बड़ी झलक देता है। कौन सा फीचर? वो है MS ऑफिस में मैक्रो का फीचर। ये एक ऐसा टूल है जो यूजर द्वारा बार बार किए जाने वाले कार्यों या कीबोर्ड की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेता है और उन्हें स्वचालित यानी ऑटोमेट कर देता है। तो क्या इसे एक डिजिटल रोबोट असिस्टेंट कहना बिल्कुल सही होगा?
बिल्कुल सही होगा। यूजर को बस एक बार काम करके दिखाना होता है और उसके बाद और अगली बार वो मैक्रो खुद ही वो सारे उबाऊ और बार बार होने वाले माउस क्लिक्स कुछ ही सेकंड्स में बिना किसी गलती के कर देता है। ये तो सच में कमाल है। तो अगर आज की इस विस्तृत चर्चा का सारांश निकाला जाए तो एक बहुत लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया गया है। जी हाँ। शुरुआत हुई थी राजस्थान सरकार के विशाल ई-गवर्नेंस पोर्टल से, जहां देखा गया कि जन आधार और सेशन टोकन कैसे कागजी कार्रवाई को इतिहास बना रहे हैं। फिर डिजिटल पेमेंट्स की सुरक्षा और साइबर दुनिया के रैंसमवेयर और ट्रोजन हॉर्स जैसे खतरों के मनोविज्ञान को समझा गया। यह भी जाना गया कि इंटरनेट के पर्दे के पीछे प्रोटोकॉल और मैक एड्रेस की अदृश्य डाक सेवा कैसे काम करती है। और अंत में यह स्पष्ट हुआ कि MS एक्सेल का वी लुकअप और वर्ड का मैक्रो रोजमर्रा के काम को कितनी तेजी से ऑटोमेट कर रहे हैं। एकदम सही। और यही इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य था। ये सारी जानकारी सिर्फ किसी परीक्षा में कुछ नंबर लाने की रस्म अदायगी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जानकारी बहुमूल्य समय को बचाने, अपनी मेहनत की कमाई को ऑनलाइन धोखेबाजों से सुरक्षित रखने और इस तेजी से बदलती दुनिया में एक डरा हुआ नहीं बल्कि एक स्मार्ट और सशक्त डिजिटल नागरिक बनने के लिए है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये समझ आ जाता है कि तकनीक के पर्दे के पीछे के गियर और पहिए कैसे काम करते हैं, तो इंसान तकनीक का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करता है। एकदम सटीक बात। और जाते जाते एक ऐसा विचार जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। बताइए। आज देखा गया कि ई-मित्र प्लस एक मानव रहित मशीन है जो इंसानों के काम कर रही है। ये भी देखा गया कि MS ऑफिस में मैक्रो जैसा फीचर बार बार होने वाले उबाऊ काम को पूरी तरह ऑटोमेट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर और भविष्य से जुड़ा सवाल उठाता है। हाँ। यदि तकनीक इतनी तेजी से सरकारी सेवाओं को मशीनों के हवाले कर रही है और सॉफ्टवेयर हमारे सोचने समझने वाले, डेटा खंगालने वाले काम भी खुद कर रहा है, तो आज से 10 साल बाद, मान लीजिए 2026 के बाद 2036 की RSCIT परीक्षा में इंसानों की किन मूल क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। जब मशीनें रटने और दोहराने वाला सारा काम कर लेंगी, तो निश्चित रूप से भविष्य की परीक्षाओं में रटने की क्षमता नहीं जांची जाएगी। बिल्कुल। शायद तब इंसान की असली परीक्षा उसकी रचनात्मकता, उसकी इंसानियत, उसकी सहानुभूति और बेहद जटिल एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता की होगी। मशीनें हमें इंसान बने रहने का समय दे रही हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और इस विशाल डिजिटल दुनिया में हमेशा सुरक्षित रहें।